अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर आज आपसे नार्सिज्म खुद पसंदी यानी कि नरगिसियत पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो इस मौजू पर डिटेल में जाने से पहले मैं इसके ज़रा मस्बत पहलू से शुरुआत करना चाहूँगा। तो मुझे आप ये बताएंगे कि एक इंसान में बेसलाइन खुद पसंदी जो कि नॉर्मल होती है वो कितनी ज़रूरी है उसके लिए, और क्या ये हमारे अंदर इनेटली मौजूद होती है, पैदाइशी तौर पे मौजूद होती है, ये इंसान इसको बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो इसको एक कैसे डिफेंसिव मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे अपनाता है। देखिए, एक तो ये बात कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ उसको पीपल शुड appreciate it. I mean, those who are around me, they should show their appreciation कि जो कुछ मैं उनके लिए करता हूँ, या जो मैं whatever I'm trying to do to earn my living. तो ये सब कुछ जो है, ये बड़ी ये एक हद तक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये नेचर के अंदर इंसान के मौजूद है। ये है तो हमारे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही ना। यानी जब हम काम कर रहे हैं, वो काम इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने एक कंस्ट्रक्शन दी है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरे भी उसको इम्पोर्टेंस देंगे। ये अपनी जगह पर एक हद तक रहेगी तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मिसाल के तौर पर जब ये मेरे काम ही को गाइड करने लग पड़े कि अगर यहाँ पर मुझे लेट से ज़्यादा लाइक्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपना काम ही छोड़ देता हूँ, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। फिर असल में लोगों का फीडबैक मुझे कंट्रोल कर रहा है एक तरह से, या उन लोगों का फीडबैक कि जो मेरी बात जो है उसको पसंद नहीं कर रहे, उनका फीडबैक मुझे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक ये बात है कि पैदा कैसे होती है और क्या ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है या नहीं है। पहली बात का जवाब कुछ मिल गया जी इसमें। जी। यानी ये एक हद तक तो नेचुरल है। यानी वॉट एवर आई एम डूइंग, नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की जिस तरह से आपके साथ आपसे एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन ये है कि आप दूसरों के बारे में एम्पैथिक हों। ये एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है ना सोसाइटी की। बिल्कुल इसी तरह से उसके पहलू से देखें तो वो जो एम्पथी है वो उसको एक नौयत की अप्रिसिएशन भी दे रही है। तो ये दिस इज अ नेचुरल एक्सपेक्टेशन, इट गोज बोथ वेज। लेकिन जैसे ही ये मुझे कंट्रोल करने लग पड़े और मेरा असल फोकस जिंदगी का ये हो जाए, तो फिर मेरे अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, ये सारी मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। यानी मैं अपने कामों को वैल्यू या डी वैल्यू करने लग पड़ूंगा इस बेसिस पर कि लोग कैसा देख रहे हैं। मेरी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये एस्पेक्ट है जो कि ये पैदा कैसे होता है, और इसमें कितना एस्पेक्ट जो है वो नेचर का या इंसान की नेचुरल सोशल एक्सपेक्टेशंस का हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये कि क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म है या नहीं है। देखें, ये यानी ये कैसे पैदा होता है। इंसान की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंटल स्कूल है जब वो स्टेजेस को बयान करता है, तो जो दूसरी स्टेज है इंसान की डेवलपमेंटल, जिसको इंस्ट्रूमेंटल स्टेज कहा जाता है, ये जो सेकंड स्टेज है ये बेसिकली एक सेल्फ सेंटर्ड स्टेज है, जिसमें कि इंसान इंसान की नीड्स उसका सब्जेक्ट होती हैं। यानी माय नीड्स आर, आई एम सब्जेक्ट टू माय नीड्स। मैं अपने आप को अपनी नीड्स के ऊपर नहीं देख सकता। यानी मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं। मैं अगर चाहता हूं तो वो मेरी आइडेंटिटी है। यानी अगर मेरी वो चाहत पूरी नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि फिर मेरी आइडेंटिटी खतरे में है। यानी ये है व्हेन यू बिकम सब्जेक्ट टू योर नीड्स। ठीक है जी। इस जगह पर जब हम खड़े होते हैं एट द सेकंड स्टेज, विच जनरली स्टार्ट्स एट अराउंड 4 5 years एंड इट गोज अप टू 10 to 12 13 years। अगर आप इस दौर में देखें तो इंसान बेसिकली, अगर बिल्कुल इस डेफिनेशन को सामने रख लें, तो बेसिकली उस वक्त होता ही नार्सिसिस्ट है। ठीक है, वो असल में अब दुनिया को जिस नज़र से देख रहा होता है, वो नज़र ये होती है कि मेरी ज़रूरत है, और उमर साहब जो है ये मेरी ज़रूरत में या तो मददगार हैं या फिर उसके हक, उसके रास्ते में रुकावट है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू, अगर तो रुकावट है तो मुझे इसको ओवरकम करना है, या तो इनको अंडरमाइन करना है, या इनको किसी तरह से अपने साथ मिलाना है, या शामिल करना है, या इनको राजी करना है। और अगर वो मेरे साथ हैं तो उससे मदद लेनी है। पीपल आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, दोज हु आर हेल्पफुल एंड दोज हु आर अनहेल्पफुल। ठीक है जी। ये है जो आपकी इस स्टेज की जिंदगी है।
यानी दिस इज द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव एट दिस स्टेज। इस पर्सपेक्टिव को नेचुरली अगर एनवायरनमेंट अच्छी मिले तो डेवलप हो जाना चाहिए एट अराउंड द टीन ईयर। टीन, जब हमारे टीन ईयर्स स्टार्ट होते हैं, जो 13-14 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं, तो इससे ऊपर उठ जाना चाहिए, उठना चाहिए। लेकिन अगर इस दौर में अगर इस दौर में सपोर्ट ना मिले, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें ज़्यादा सामने आने लग पड़ें कि जो इंसान की इस डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकती हैं, तो फिर ये दौर कंटिन्यू कर सकता है चाहे 60 मेरी उम्र तक पहुंच जाए आदमी। यानी उसको जब तक कि इस पे वो काबू नहीं पा लेगा, जब तक ही मेक्स हिज नीड्स सब्जेक्ट से उठाकर ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता, जब तक, तो वो इस जगह पे फंस जाएगा। यानी उसकी जो डेवलपमेंट है वो डिरेल हो जाएगी, वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, वो यानी वो स्टंटेड हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो स्टंटेड है इसकी ग्रोथ, इसमें जो एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, जो आप यूं समझ लें कि अगर एनवायरनमेंट में ये 3-4 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसके नतीजे में वो स्टंट हो सकती है। यानी इस एज में जो ये मैंने आपसे अर्ज किया कि 3-4 साल, 5 साल से लेके तो आगे 13-14 बरस तक की जो उम्र है, इसमें मुझे जो मसाइल हैं वो अगर हम डिवाइड करें तो बुनियादी तौर पर 3 बनेंगे वो। ठीक है जी। यानी एक है कि आपका कल्चर जो है घर का, स्कूल का, वो शेमिंग का कल्चर है। ठीक है। शेमिंग से मुराद है दैट यू आर एक्चुअली बीइंग लेबल्ड। इसको ज़हन में रखिएगा, शेमिंग इज नॉट द सेम एज फीलिंग गिल्टी। शेमिंग इज नॉट द सेम एज फीलिंग ह्यूमिलिएटेड और एम्बेरस्ड। शेमिंग इज व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम बैड। देखें, गिल्ट ये है दैट आई हैव डन समथिंग बैड, और शेम ये है दैट आई एम बैड। मिसाल के तौर पर, आई एम स्टूपिड, आई एम क्लमजी। आप गौर करेंगे कि अगर घर में, स्कूल में, सोसाइटी में ये लेबल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि तुम तो निहायत क्लमजी आदमी हो, तुम तो निहायत बेवकूफ आदमी हो। ठीक है। देखिए, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। ये तुमने बेवकूफी की बात की है, ये तुमने एक क्लमजी हरकत की है। ये है इवेंट के ऊपर तबसरा। जब आप मेरे ऊपर तबसरा करते हैं और ये कहते हैं कि यू आर अ स्टूपिड मैन और यू आर अ क्लमजी पर्सन, तो ये असल में मेरी जात को डिफाइन करने लग पड़ता है। ठीक है। तो शेमिंग अगर हो रही है, मैं इसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये जो मैंने मिसाल दी है ये सिर्फ गिल्ट से रिलेट की है कि गिल्ट ये होता है व्हेन यू फील दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है। ह्यूमिलिएटेड ये होती है कि ह्यूमिलिएशन ये है कि आपके किसी एक्शन का या किसी क्वालिटी का मजाक उड़ा दिया जाए, ये ह्यूमिलिएशन है। ठीक है। लेकिन वो ह्यूमिलिएशन भी टेम्पररी होती है। शेम जिसको आप कहते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, शेम इट बिकम्स अ परमानेंट फीचर इन मी। यानी आई स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम क्लमजी एंड आई वांट टू हाइड दैट क्लमजीनेस। आई स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम स्टूपिड। ठीक है जी। अच्छा, ये एक तो ये एस्पेक्ट है कि शेमिंग का कल्चर पाया जाता है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि कंपैरिजन का कल्चर पाया जाता है, जिसमें आपको हर वक्त कंपेयर किए जा रहे हो। उसको देखा है, इसको देखा, वो देखो कितना अक्लमंद है, वो देखो कितना मेहनती है, वो देखो कितना तेज भागता है, और तुम बिल्कुल सुस्त आदमी हो। ये एक कंपैरिजन के साथ मामला हो रहा है। तो इसमें भी मुझे अपनी आइडेंटिटी को बचाना है। ठीक है। आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ बिकॉज आई कैनॉट फेल व्हेन आई एम कंपेयर्ड विद एवरी वन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। मेरी अपनी, मुझे अल्लाह ताला ने एक यूनिक क्वालिटीज दी हुई हैं, मुझे उनको कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो क्वालिटीज सोसाइटी में वैल्यू हो रही हैं इस वक्त, वो मेरे सामने लाई जाती हैं और मुझे बताया जाता है कि तुम किसी काम के आदमी नहीं हो। और तीसरी चीज ये है कि मेरी जिंदगी में डिसएंगेजमेंट है, यानी इंसानों के साथ ताल्लुक में कमी है। व्हेन आई टॉक टू पीपल, पीपल आर लिसनिंग और दे आर ओनली प्रिटेंडिंग टू लिसन, दे आर नॉट लिसनिंग। ठीक है। when I am not, I don't feel that when I say something it is important। ये डिसएंगेजमेंट है। मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ वो कर रहा हूं इस वक्त कि जो सोसाइटी तकाजा कर रही है कि इस वक्त कर दिया जाए। तो इसके नतीजे में ये 3 चीजें अगर उस स्टेज पे, वो जो स्टेज है 5 years to 14 years, उसमें अगर बहुत ज्यादा पाई जाती हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो ये जो प्रोटेक्टिव, जिसको आपने कहा है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नाउ आई वॉन्ट टू शो,
आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश, मैं चाहे शुरू में मैंने अपने आप को धोखा ही दिया और मैं जानता हूं कि मैंने धोखा दिया है, लेकिन इन ड्यू टाइम मैं कन्विंस हो जाता हूं दैट आई एम सुपीरियर टू यू। ठीक है जी। यानी आप वही एक झूठ को इतनी दफा बोलें, इतनी दफा घिस दें कि वो आपकी जात का हिस्सा बन जाए, तो वो आपकी सच्चाई बन जाएगी। एंड नाउ आई विल स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग, और मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर गौर करता रहूंगा कि मैं किस तरह से दूसरों से ज्यादा सुपीरियर हूं। ठीक है, और मैं आई रियली स्टार्ट बिलीविंग इट समटाइम्स। होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म है। द थिंग इज कि अगर ये सिचुएशन है, तो फिर अब हमने इसको उसको किस तरफ लेके जाना है, वो एक अगला स्टेप होगा। बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इसके नतीजे में जो शख्सियत में चीजें पैदा होती हैं वो मैं अर्ज कर देता हूँ। क्योंकि इस वक्त हम हर चीज पे ही नार्सिसिज्म बोल देते हैं। बड़े हम सब बड़े नार्सिसिस्ट हो गए हैं। एंड आप कोई भी ऐसी डेफिनेशन दे दें जिसमें कि नार्सिसिज्म दूसरे पर इस्टेब्लिश हो जाए, मैं उससे बच जाऊं, तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है। नार्सिसिज्म बेसिकली तीन चीजों का नाम है। ठीक है जी। यानी एक दी आइडिया ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मैं अपने आप को दूसरों से बरतर इस्टेब्लिश करना चाहता हूं या महसूस करता हूं। आई वॉन्ट टू आई बिलीव दैट आई एम बेटर देन अदर्स, और आई वॉन्ट देम टू थिंक दैट आई एम बेटर देन अदर्स। नंबर एक। नंबर दो जो है, यानी वन ऑफ देम इज द ग्रैंडियोसिटी। नंबर दो चीज इसमें है द लैक ऑफ एम्पथी। मैं दूसरों के लिए कोई एम्पथी नहीं शो कर सकता, इसलिए क्योंकि मेरा सारे का सारा फोकस ही अपनी जात पे है। और नंबर तीन चीज जो है, वो है डिजायर फॉर कॉन्टिन्यूअल एडमिरेशन। मैं हर वक्त ये चाहता हूं कि उन लोगों में घिरा रहूं जो हर वक्त मुझे एडमायर करते रहें। अब मैं किसी ना किसी पहलू से अपने आप को, हुआ ये पिछले कुछ अरसे में कि बहुत सारी ऐसी चीजें वजूद में आ गई हैं कि जो अब इस चीज के लिए प्लेटफॉर्म्स मुहैया कर देती हैं। ठीक है जी। पहले अगर ये चीज मौजूद थी भी, तो उसको यूं समझ लें कि उसके एक्सप्रेशन का मौका कम था। लेकिन ये पिछले कोई 20-22 साल में जब से सोशल मीडिया जो है इतना आगे बढ़ गया, तो अब हर शख्स के पास ये मौका है कि वो अपने आप को आइंस्टाइन स्टैब्लिश कर सकता है। ये मौके ज्यादा हो गए। तो ये है जो बेसिक इसका तारुफ होगा कि प्राइमरीली इट कैन बी अ डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल। बट होता असल में ये शुरू किधर से हुआ है, जब जब कोई चीज इतनी आम हो जाए ना, कि आप में से हर शख्स ये कह रहा है कि यार बहुत नार्सिज्म बहुत ज्यादा हो गई है। तो जब इतनी आम हो जाए, तो ये असल में अंदर से कोई इन्फेक्शन है। प्राइमरीली ये असल में कोई ऐसा फिनोमेना है जिसमें कल्चर सपोर्ट कर रहा है इसको पैदा करने में। और अगर आप इन तीनों चीजों को देखें, शेम, कंपैरिजन, डिसएंगेजमेंट, आप इन तीनों चीजों को देखें, तो ये कल्चरल लेवल पे हमारे यहाँ पाई जाती हैं, हमारे यहाँ दुनिया में जनरली। बिकॉज पीपल हैव बिकम डिस्कनेक्टेड विद ईच अदर। हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है जी। हम दुनिया से कनेक्ट होने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन असल में आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक। सर आपने बहुत खूबी से ये पूरा नार्सिसिज्म का और खुद पसंदी का जो मजबूत पहलू था वो बताया, और उसकी पैथोलॉजिकल फॉर्म भी आपने डिस्कस की। अब मैं इन सारी चीजों को एक एक करके हम तहलील करते जाते हैं। स्टार्ट में आपने कहा कि ये एक किस्म का हमारे अंदर इनेट भी मौजूद होता है, ये जज्बा नेचुरल भी है, और कुछ हद तक हम इसको नर्चर भी करते हैं। और इसमें मैं सिगमंड फ्राइड का ही एक मजमून पढ़ रहा था, इंट्रोडक्शन टू नार्सिज्म। उसमें वो लिखते हैं कि ये हमारे अंदर किसी हद तक इनेटली पैदा होता है, जिसको वो कहते हैं ईगो लिबिडो। फिर वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ ऑब्जेक्टिव लिबिडो परवान चढ़ती जाती है। तो अगर हमें बाहर से वो प्यार ना मिले, तो फिर ये वापस इंसान की अपनी ईगो की तरफ ये लौट जाता है, और फिर वो ईगो को नर्चर करना शुरू कर देता है अपनी। फिर वो नार्सिज्म की फॉर्म बन जाती है। अब इसमें आपने दो तीन बातें की कि एक तो इसमें सोसाइटी का रोल क्या होता है, आपने ये बात की। मैं इसमें एक इस पहलू पे बात करना चाहूंगा, इसमें इंसान के चाइल्डहुड में पेरेंट्स क्या किरदार अदा करते हैं। जैसे वो सिगमंड फ्राइड का ये जुमला है कि एक शख्स, अगर उसकी वालदा उसको बेपनाह प्यार करती है, तो वो पूरी जिंदगी नाकाबिले शिकस्त फाते का एहसास रखता है। तो क्या ये पेरेंट्स का ज्यादा प्यार करना नार्सिज्म को परवान चढ़ाता है, या बिल्कुल बच्चों को यकसर नजरअंदाज कर देना उनके अंदर इसको पैथोलॉजिकल फॉर्म को नर्चर करता है? देखिए, प्यार तो पेरेंट्स को इतना उतना करना, एक एक चीज ध्यान में रखिएगा। यानी जब हम कहते हैं ना पेरेंट्स का ज्यादा प्यार करना, पेरेंट्स नेचुरली प्यार करते हैं। यानी वो उनकी उनके लिए कुर्रतुल ऐन होते हैं उनके बच्चे, वाकई आंखों की ठंडक होते हैं। मसला असल में प्यार का नहीं है।
मसला प्यार के एक्सप्रेशन का है। यानी पेरेंट्स कई मरतबा प्यार का एक्सप्रेशन नहीं करते, या ही दे आर टू बिजी। ठीक है जी, खास तौर पे जब बच्चा जो है वो जरा बड़ा हो जाता है और अपनी मर्जी करने लग पड़ता है, तो पेरेंट्स थोड़े से इनडिफरेंट होने लग पड़ते, दे डोंट वांट टू हार्म द चाइल्ड। प्यार तो खत्म नहीं होता, लेकिन वो थोड़े से डिस्टेंट होने शुरू हो जाते हैं। ये जो बात है ना कि हमारा प्यार किसी को बिगाड़ देता है, देखिए ऐसा नहीं होता, प्यार कभी नहीं बिगाड़ता। प्यार के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स, मिसाल के तौर पर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि जैसे ही उनको बोला जाएगा तो आप समझेंगे कि वो समझ में आती है वो गलत हो गया। जैसे ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो वर्ड है ना, ओवर लगाने से प्रोटेक्टिव होना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट ओवर प्रोटेक्टिव होना गलत होता है। ठीक है, आप अपने बच्चों को जिंदगी को तजर्बा ही ना करने दें। जिंदगी में दुख सुख सब कुछ चलना है, और वी ट्राई टू सेव अवर चिल्ड्रन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। समटाइम्स हम ओवर प्रोटेक्ट करने लग पड़ते हैं। एक चीज तो ये कि वी वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। ठीक है जी, अगर ये वाली सिचुएशन पैदा हो गई है तब भी गलत हो गया है। और अगर हम बिल्कुल उनको शेम करने लग पड़े, ये जो मैंने आपको तीनों बातें बताई हैं कि इंसान शेमिंग के कल्चर में पला बड़ा है, कंपैरिजन के कल्चर में पला बड़ा है, और डिसएंगेजमेंट के कल्चर, आप अगर गौर करें तो ये घर से ही शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। यानी हम, मिसाल के तौर पर बचपन में घरों में ये सुनते हैं कि तुम बड़े क्लमजी आदमी हो। ठीक है, हम बचपन में ये सुनते हैं कि यार तुम तो बड़े नालायक हो। ये इस नौयत की गलतियां मेरे से भी हुई नहीं है। यानी इतनी कॉमन चीज है ये, मजाक में ही कह देना किसी को। ठीक है, वो आप मजाक मजाक में अपने बच्चे को ये कह दें कि दैट यू आर वेरी स्टूपिड, यू डोंट नो एट व्हाट टाइम ही माइट इंटरनलाइज दिस थिंग। ठीक है जी, और वो इसको वाकई समझने लग पड़े कि हाँ मैं शायद वाकई बहुत बेवकूफ आदमी हूँ। तो ये तो घर से ही शुरू हो जाती हैं चीजें। तो वी हैव टू बी, देखिए मैं लोगों को ये बताता हूँ, अभी पिछले दिनों भी कुछ साथियों से बात हो रही थी तो मैं ये बता रहा था कि जो पेरेंटिंग है ना, पेरेंटिंग जो सेपरेटली पेरेंटिंग जिसको आप कहते हैं, ये अलग से करने वाली कोई चीज नहीं है। यू कैन बी ओनली एज गुड पेरेंट्स एज यू आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपने अपने आप को इंसान ठीक नहीं बनाया, अगर आपने कमेंट्स देने का जो मामला है उसको कॉन्शियस नहीं किया, तो आप बच्चों के साथ ये सारे मामलात कर लेंगे। और फिर आपको महसूस होगा कि यार ये तो हर घर में होता है, हमारे ही बच्चों के साथ ये मामला क्यों हो रहा है। ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। दूसरा जो मसला है, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ये है, लेकिन आप पहले इस, क्योंकि आप यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस कि घर में है, तो मेरे ख्याल है इधर से बात समझ लें कि ये जो घर में ये सारी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, हम ये सारे फैक्टर्स घर में दे देते हैं। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम देयर, इसलिए कि बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता इस मामले में। आपने शुरू से ही उसको अपने अपने से जूनियर है ना आपका, उसने तो पलट के कुछ भी नहीं कहना। इसमें मेरा, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो खुद इस बात का एतराफ करता था कि वो नार्सिसिस्ट है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये भी उसकी एक अच्छी बात थी कि वो खुद एतराफ करता था। लेकिन वो ये भी कहता था कि उसने मुझे अलग से ये बात बताई जिसको मैं अब लिंक कर रहा हूँ। वो ये कहता था कि मेरे वालिदैन ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। तो क्या ये एक फैक्टर था उसकी नार्सिसिस्ट होने का? भाई ये देखिए, इसका बिल्कुल इम्कान है कि वो इस तरह की क्योंकि डिपेंडेंसी वालिदैन पे होती है शुरू में, तो उस वो डीप यानी बहुत अर्ली बचपन में ये मसला बन जाए। वरना असल में क्या होता है कि आपको कहीं से, अपने दोस्तों से, अपने अपने टीचर से, अपने पीयर से अगर ये अप्रिसिएशन या एडमिरेशन मिल जाती है, तो वो आपकी जो डिजायर है, वो जो नीड है, वो पूरी होने लग पड़ती है। यानी एक सोशल कनेक्शन की नीड है ना। असल में नीड है क्या, इसको समझ लें। यानी नीड अपनी तारीफ करवाना नहीं है, बड़े तुम आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो, ये मसला नहीं है। ठीक है, नीड ये है कि व्हाट यू डिड वाज गुड, जिससे मुझे ये फायदा हुआ है। यानी नीड ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं जो कुछ करना चाहता हूं, उसके बारे में लोग ये मुझे कम से कम कभी आके कोई ये कह दे कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसने मुझे फायदा पहुंचाया है। ये नीड है। अगर मुझे घर में कभी भी ये नहीं मैसर आ रही, बल्कि इसके बरक्स शेमिंग का मामला हो रहा है। ठीक है, कि तुम तो कोई कोई अकल का काम कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे तो बस ही में नहीं है कि ये तुम कोई अच्छी तरह से सोचो चीजों के बारे में, तुम एक जल्दबाज आदमी हो। ये सारे लेबल्स हैं जो हम लगा देते हैं, और इंसान उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग पड़ता है। इसके बाद उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसको आपने बिल्कुल ठीक बयान फरमाया आगाज में। अब ये बात कि पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिली नीड, ये पूरी नहीं हुई, तो इट इज पॉसिबल
यानी एक आदमी का रिएक्शन है, ये उसकी परसेप्शंस हैं। देखिए, अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में ये बात बड़ी अच्छी तरह से वादे रखी है कि ये असल में ऐसा नहीं होता कि जो माहौल का असर होता है वो सब पे यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं होता। बल्कि माहौल का असर मैं किस नजर से कबूल करता हूं अपने ऊपर, उससे मसला बनता है। एक यानी यूं समझ लें, अगर ऐसा होता कि एक माहौल से एक माहौल जो है अपने बच्चों को यूनिफॉर्म बना सकता, तो ये हर घर में पैदा होने वाले बच्चे एक जैसे होते। ठीक है जी। उनको एक माहौल कमोबेश एक माहौल मैसर आता है, एक ही वालिदैन है, एक ही माँ है, एक ही बाप है, अब बहन भाई हैं, उन सब के साथ मामला एक हो रहा है, तो उन सबको एक जैसा बन जाते वो। ऐसा नहीं होता। दैट इज वाई इट हैपेंस दैट वे, बिकॉज मेरे ऊपर जिंदगी असर जो डालती है वो असल में जिंदगी का एक्शन जैसा कि मैंने परसीव किया है, ये असर होता है। अब मेरी और आपकी परसेप्शंस डिफरेंट हैं। एक आदमी जिसने आपको ये फरमाया है कि मुझे अपने बचपन में एडमिरेशन नहीं मिली, ठीक है, कभी किसी चीज की तारीफ नहीं हुई, कोई चीज जो है उसमें इंकरेजमेंट नहीं मिली, मे बी उसने इसको इस तरह से परसीव किया है जिसके नतीजे में उसके अंदर ये चीज पैदा हो गई हो। दैट इज हिज परसेप्शन। और अगर आज वो इससे अवेयर हो गया है, इस अवेयरनेस का मतलब ये है कि वो इस पे काबू भी पा सकता है। यानी आमतौर पर एक नार्सिसिस्ट जो है वो इतनी अच्छी तरह से इसको डिक्लेयर नहीं करेगा आके कि मैं नार्सिसिस्ट हूं। जो आदमी वाकई हो सकता है वो उसमें उन्होंने ही इज बीइंग टू हार्ड ऑन हिमसेल्फ, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर एक आदमी ये खुद महसूस कर रहा है कि मैं नार्सिसिस्ट हूं, तो फिर इसका मतलब है ही कैन करेक्ट दैट एज वेल। बिल्कुल। ये अच्छा मैं अल्लाह ताला की दी हुई एबिलिटी है हमारे अंदर। ठीक मैं इस लफ्ज नार्सिज्म की कुछ तारीख पढ़ रहा था। यूनानी मिथ है ये। उसमें एक नार्सिसिस्ट का किरदार होता है। वो एक लड़की को इनकार कर देता है। उसके बाद अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है दरिया में, और फिर उससे उसको प्यार होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी गम में कि मुझे वापस रिकॉइल नहीं कर रहा मेरा प्यार, तो वो मर जाता है। फिर वहां पे नरगिस का फूल उगता है, तो वहीं से नाम नरगिसियत मौजूद। आपने दो तीन बातें बताई, ट्रेड्स बताए नार्सिज्म के। एक तो ग्रैंडियोसिटी है, सुपीरियोरिटी का एहसास होता है उसमें, एम्पैथी नहीं होती। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस इंसान में आजिज़ी भी नहीं होती? क्या खुद पसंदी की ये फॉर्म जिसमें वो एक मर्ज बन जाती है, और आजिज़ी, ह्यूमिलिटी, ये को एग्जिस्ट कर सकती है एक इंसान में? नहीं, नहीं, नहीं कर सकते हैं। यानी ग्रैंडियोसिटी तो असल में आजिज़ी को खुद ही खा जाती है ना। ये जो ग्रैंडियोसिटी है ये इसी से तो निकलती है, एरोगेंस। चुनाचे आप ये देखेंगे कि जब एक आदमी जो है नार्सिसिज्म की जो 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 प्रैक्टिकल ट्रेट्स बयान की जाती हैं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट ये है कि ये इनको फीडबैक अच्छा नहीं लगता। दे डोंट लाइक फीडबैक। अगर अगर ह्यूमिलिटी होगी तो मैं तो हर वक्त फीडबैक का मुतमन्नी रहूंगा ना कि मैं इससे अपने आप को बेहतर करूं। वो ह्यूमिलिटी अगर है ही नहीं, जब आपके अंदर एहसास ही ग्रैंडियोसिटी का है, ये तो दो दूसरे साइड ऑफ द कॉइन है ना। कि आपने अगर ह्यूमिलिटी है तो फिर ग्रैंडियोसिटी तो हो नहीं सकती फिर। यानी एक बर्तरी का, एक शान का एहसास, वो मैं निकाल लूंगा अपनी जिंदगी में। किस तरह होता है, यानी आई वॉन्ट टू हैव, जब मेरी जिंदगी बेमकसद हो जाती है, जब मेरी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं रह जाता, देन आई ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन गेटिंग पावर, इन गेटिंग प्लेजर, इन माई अचीवमेंट, इन इम्प्रूविंग माई इमेज। ये जो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं या तो पावर हंग्री हो जाऊंगा, या प्लेजर हंग्री हो जाऊंगा, प्लेजर से एडिक्टेड हो जाऊंगा, या अचीवमेंट से एडिक्टेड हो जाऊंगा। मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाना है, एंड और उसको फिर उसको एडवर्टाइज भी करना है। और या फिर अपने इमेज को, ये सारी चीजें नहीं है, सिर्फ अपने इमेज को बेहतर करना है। इन तीनों चीजों में इन सारी चीजों में आप देखेंगे कि इंसान का फोकस अपनी जात बन जाती है, और ये शदीद डिप्रेशन का बायस बन जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको कुछ लोग बर्दाश्त कर लेंगे, अक्सर नहीं करेंगे। और ये एडिक्शन भी है। नहीं, एडिक्शन तो असल में उसके नतीजे में पैदा हो जाएगी ना। यानी आई हैव टू, आई नीड एडमरेशन, ये इसके नतीजे में ये एडमरेशन की एडिक्शन पैदा हो जाएगी। अगर मुझे नहीं मिली तो मैं वो रात में सो नहीं सकूंगा, करवटें ही लेता रह जाऊंगा। यानी आज किसी और की तारीफ हो गई है, आज इस दफा किसी और को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर करार दे दिया है, तो मसला हो जाएगा मेरे लिए कि ये मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया।
तो इसमें जो चीजें जो कॉग्निटिवली डिस्टॉर्ट कर जाती हैं, उनमें जो एक बड़ी मेजर चीज होती है वो है ऑल और नथिंग अप्रोच पैदा हो जाती है जिंदगी में। मुझे मेरा सब ठीक होना चाहिए, परफेक्शनिज्म पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी एंड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, परफेक्ट होना तो नहीं है मैंने, लिहाजा मैं उसके बारे में उसको कवर अप करने की कोशिश में, उसके बारे में बहाने तराशने में, वो जो कुरान मजीद ने कहा है ना, वलाओ अलका माजीरा, वो अपनी हर गलती के ऊपर वो 100 बहाने बना देगा, 100 वजूहात दे देगा कि मैं इस वजह से हुआ था ये, ऐसा नहीं है, मैं ये गलती नहीं करता। आई हैव हर्ड पीपल एटलीस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने ये बिल्कुल कहा है मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। ठीक। ये नार्सिसिस्ट की जो ईगो होती है सर, ये बड़ी, आप कह सकते हैं इसको, एक ब्यूटीफुली रैप्ड होती है। इनका एक पर्सोना होता है, कैरिज्मा होता है। तो हम जैसे लोग या सोसाइटी में जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो उनके कैरिज्मा से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप पूरी दुनिया में इस वक्त देखें, बहुत से लीडर्स नार्सिसिस्ट हैं, और हम एज ए सोसाइटी उन लीडर्स को सिलेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हम नार्सिसिस्ट लोगों के कैरिश्मा से इतने मुतासिर होते हैं? क्या ये हमारी अंदर की वीकनेस शो करवाती है? आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम नार्सिसिस्ट से मुतासर होते हैं, हम असल में एक सोसाइटी के कल्चर कुछ इस तरह का बन गया कि मुंह फट लोगों से मुतासर होते हैं हम, यानी इस तरह के लोग हैं। वरना अगर ये पता चल जाए कि दे आर ओनली ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स, उनको और कोई असल में मसला नहीं है, उनके लिए हर चीज टूल्स हैं, ये डिफाइन करके सामने रख देना, तो कोई भी आदमी असल में उस शख्सियत को जो कि नुमाया होगी उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसकी बाज क्वालिटीज ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लें कि लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ दिस। जब इब्राहिम लिंकन का डिबेट हुई ना, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, वो 8 घंटे तक चली थी रेडियो पे, पीपल लिसन टू इट, ठीक है, 8 या पता नहीं मे बी मोर, 16 घंटे शायद चली, एंड लिसन टू इट, और पूरी अमेरिका में वो रेडियो चैनल जो थे वो बहुत ज्यादा सुने गए। ठीक है, आज का मेरा ये, और उसमें तस्वीर नहीं आ रही थी। जब रोनाल्ड रेगन का इलेक्शन हुआ था उस वक्त असल में वो जो डिबेट हुई थी उसमें टेलीविजन था। अब असल में कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, आप इसको समझ लें। यानी टेलीविजन के आने ने मेरी तवज्जो कंटेंट से हटा दी और शख्सियत के जाहिर पर लगा दी। शख्सियत अपने जाहिर में कैसी है, ये वो मेरी मेरी उन वैल्यू सिस्टम से कितनी हम आहंग है, मैं उसको कितना एस्पायर करता हूं कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये जो एस्पेक्ट है, सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं ना, जब वो किसी ने, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी अच्छी रिसर्च की है कि किस तरह से सोसाइटी अपनी स्टेजेस से गुजरती है, जिसमें कि वो उरूज से जवाल तक की जो स्टेजेस होती हैं, उसमें जो आखिरी स्टेज होती है, द लास्ट फ्यू स्टेजेस, उसमें जो आपके होते हैं ना, द गाइड्स, जो रोल मॉडल्स या जिसको आप एस्पायर कर रहे होते हैं, वो या एथलीट्स होते हैं या अदाकार होते हैं, और उन्हीं जैसे हम बनना चाहते हैं और उसी तरह की हम बातें कर रहे होते हैं। तो वो जो ड्रामों में पहले चीजें आ रही थी वो जब रियल लाइफ में आती हैं तो वो उसी एस्पिरेशन का नतीजा होती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज पीपल आर एडमायर्ड बिकॉज ऑफ बीइंग नार्सिसिस्ट, ये ठीक नहीं होगा कहना। दीज पीपल आर एडमायर्ड बिकॉज ऑफ देयर अपेरेंट थिंग्स विच सोसाइटी की वैल्यूज के मुताबिक होती हैं। ठीक। अब मैं नार्सिसिस्ट के रिलेशंस के बारे में बात करना चाहूंगा कि एक नार्सिसिस्ट क्या किसी से प्यार भी कर सकता है? और आपने शुरू में बात की कि ही लैक्स एम्पैथी। ये कुछ एम्पैथी का कंसेप्ट भी हमें समझाइएगा कि एम्पैथी होती क्या है, और एक नार्सिसिस्ट को कितने मसाइल दरपेश होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में? देखिए, एक आदमी जिस वक्त एक नार्सिसिस्ट जो है ना, उसके लिए एक प्रॉब्लम है, वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ सेंटर्ड, उसको मसला असल में सिर्फ अपनी जात का है। वो दुनिया को असल में इससे ऊपर उठ के देख नहीं सकता, या यूं समझ लें कि ही रिफ्यूजेस टू सी लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग कि देख नहीं सकता, दैट आई विल टेक दैट बैक बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग। वो जब ये अवेयर हो जाएगा कि मैंने इसको देखना है तो वो देख सकेगा। वो इससे ऊपर उठ के देखना ही नहीं चाहता। वो अपने रिलेशनशिप्स को भी अपने मकासद के लिए यूज करना पसंद करता है। उसके लिए हर रिलेशनशिप जो है उसका एक मकसद है, वो या तो वही हेल्पफुल है या अनहेल्पफुल है, और अनहेल्पफुल को मैंने अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी है या डिस्कार्ड करना है।
ठीक है जी। और जो हेल्पफुल है उससे फायदा उठाना है, वो इधर से खड़ा होकर देख रहा है जिंदगी को। तो असल में उसका जब तक ये पर्सपेक्टिव नहीं ठीक होगा, और ये पर्सपेक्टिव ठीक होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पहली स्टेज ये आएगी कि वो अवेयर हो जाए कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर ये स्टेज ही नहीं आ रही जिसमें कि वो उसके अंदर ये अवेयरनेस हो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो दैट दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और वो स्टेज कैसे आती है, वो जिसको अभी आपने जिक्र फरमाया, जब मेरे अंदर ह्यूमिलिटी होगी तो मैं उसको सुनने को आमादा हूंगा। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम, जिस वक्त कि मैंने अभी बताया आपको कि 5 साल से कुछ 14-15 साल की उम्र तक ये चीज पैदा होती है, जो आदमी नेचुरली सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी गुजार रहा होता है, नेचुरली उसकी स्टेज ही यही है। यानी वो इससे ऊपर उठ के अभी सोच नहीं सकता। एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ। फिर उसकी सोसाइटीज वजूद में आती हैं, उसकी, उसको सोशलाइज्ड माइंड कहते हैं। कि उसके लिए उसकी आइडेंटिटी उसके सोशल सर्कल से बननी शुरू हो जाती है, वो एम्पैथिक होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वो इस जगह से उठा नहीं है, और क्यों नहीं उठा है, इसलिए कि उसके घर में वो सपोर्ट नहीं मिली। ये जितनी भी हर एवरी डेवलपमेंटल स्टेज जिसकी हम बात करते हैं और करते रहेंगे आइंदा भी अल्लाह ने चाहा तो, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंटल माइंड, ये जो इंस्ट्रूमेंटल स्टेज है, इससे ऊपर आती है सोशलाइज स्टेज। और ये कैसे डेवलप होती है? ये आपकी एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट और चैलेंज प्रोवाइड करती है। अगर सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाए और चैलेंज ना हो, तब भी रुकावट पैदा हो जाएगी। अगर चैलेंज बहुत ज्यादा हो जाए और सपोर्ट ना हो, तब भी रुकावट पैदा हो जाएगी। यानी व्हाट वी नीड इज कि सोसाइटी की तरफ, मिसाल के तौर पे शेमिंग का कल्चर है, ठीक है जी, तो इसके नतीजे में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। अगर गलती हो रही है, आप ही गलती को पर ये भी बताया जा रहा है कि इसके नतीजे में ये नुकसान हुआ और हमें इस पे सोचना चाहिए कि हमसे क्यों गलती हुई है, ताकि हम इसको आइंदा ना करें। ठीक है ना? यानी इस तरह से उसको सपोर्ट मिल रही है, तो इसके ग्रोथ की तरफ जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं मिल, चैलेंजेस हैं, वो ग्रोथ की तरफ उसकी स्टंट हो जाएगी ग्रोथ। अगर सिर्फ सपोर्ट मिल रही है, चैलेंज कोई नहीं है, स्टंट हो जाएगी। ठीक। अब इसमें उस शख्स की तरफ से बात करते हैं जो एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है। कोई दोस्ती का वो ताल्लुक हो सकता है, बहन भाई का ताल्लुक हो सकता है, वालदेन के साथ ताल्लुक हो सकता है, या स्पाउस का रिलेशनशिप हो सकता है। अब इसमें अगर एक शख्स नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है, उसको क्या करना चाहिए? या तो उनके साथ सेरिब्रल कनेक्शन को ज्यादा इंप्रूव करे, या इमोशनल कनेक्शन को ज्यादा इंप्रूव करे, या उनके साथ इमोशनली लेस डिपेंडेंट हो उनके साथ, या उनको कंपैशन के जरिए से इंप्रूव करने की कोशिश की जाए कैपेबिलिटी को। इन सारी चीजों में से उस शख्स को क्या अपनाना चाहिए भैया? मेरे ख्याल है ये जो दो आखिरी बातें आपने फरमाई है ना, बात कि मेरी डिपेंडेंस कम हो, नंबर एक, मेरी इमोशंस कम होनी चाहिए ऐसे, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट मी, शी इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट मी। उसकी तो जब जरूरत होगी उस वक्त प्रॉब्लम, अपने अपने मसाइल को हल करना है ना। एक बात तो ये। और दूसरी चीज जो आखिरी आपने फरमाई कि कंपैशनेटली, ये समझते हुए, आमतौर पर हमारा हमारा जो मैंने आमतौर पर लोगों को ऑब्जर्व किया है वो ये है कि इस तरह के जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको तो रुस्वा कर देना चाहिए। असल में वो रुसवाई से बचने ही के लिए इधर पहुंचे हैं। यानी रुसवाई उनकी कॉज है, ना कि क्योर। ये समझना जरूरी है। मुझे उनको वो माहौल देना है, मुझे उनको इस जगह से उठाकर इस जगह पहुंचाने की कोशिश करनी है कि वो अपने से ऊपर होके सोच सकें, वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। ठीक है जी, पीपल हर्ट। वो इस जगह पे खड़े हो, जो आपने कहा कि एम्पथी क्या होती है। एम्पथी बेसिकली इज टू बी एबल टू रिकग्नाइज कि दूसरा सिचुएशन को कैसे देख रहा है। ये बात रिकग्नाइज कर पाए कि दूसरा इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है, और जो कुछ वो फील कर रहा है वो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, उसको वैसे ही फील करना चाहिए। व्हेन आई लुक एट अ सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे, देखिए, एक वाकया होता है और उसके नतीजे में एक नेशन खुश हो जाती है और दूसरी नेशन दुखी हो जाती है। तो वाकई में तो कोई खुशी और दुख नहीं था ना, मेरी असल में उसके साथ एसोसिएशन है, मैं किस जगह से उसके साथ एसोसिएट कर रहा हूं, उस तरफ से मेरे अंदर ये पैदा हो रही है मसला। मैं उधर से अगर एसोसिएट करने का सोचूं, यानी मैं अगर ये समझ सकूं कि जब आदमी जो है जिस जगह से डॉक्टर साहब देख रहे हैं उस जगह से मुझे यही फीलिंग मेरी भी डेवलप होगी, ये है एम्पथाइज कर पाना। लेकिन जिस वक्त आप असल में विन लूज सिचुएशन में होते हैं, एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द विनर एंड, और यू विल लीव द रिलेशनशिप, ये जगह खड़ी बन जाती है ना। जो नार्सिसिस्ट का जो रिलेशनशिप है वो तो ये बन जाता है कि कम से कम वो इस
कम से कम करना चाहता है कि अगर मैं ये रिलेशनशिप तोड़ भी नहीं सकूं तो वो थ्रेटन करता रहेगा कि हमारा रिलेशनशिप इधर से आगे नहीं चल सकता, फिर उसके बाद वो हो सकता है चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे। इस थ्रेट के साथ इस तलवार को लटका के रखेगा ताकि दूसरा कंट्रोल में रहे। कंट्रोल कर पाना उसकी जरूरत है। ठीक है। यानी जब आप इस चीज को समझ लेते हैं कि ये एक प्रोटेक्शन है, ये एक एक वो जो किसी ने कहा ना फियर बेस्ड, वो उसने प्रॉब्ली ब्रेने ब्राउन का ये उसने उसकी उसकी डेफिनेशन है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि जिसमें उसने कहा है कि नार्सिसिज्म इज द शेम बेस्ड फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी। ये सोसाइटी जिस जगह पे अब खड़ी है, उस जगह पे असल में प्रॉब्लम ये बन गई है कि इफ यू आर ऑर्डिनरी यू आर अ फेलियर। तो अब आपको अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करना है किसी ना किसी पहलू से। ये मेरी जरूरत बन, देखिए इंसान दुनिया में ऑर्डिनरी कोई भी नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने अपने काम लेके आया है। हर आदमी अपनी अपनी सलाहियत लेके ये बांटा है अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ाम में, उसकी उसकी अपॉर्चुनिटीज को, उसकी अंदर सलाहियतों को बांटा है। मेरी सलाहियत वो नहीं है जो आपकी है। मैं इसके अंदर अगर आपसे मुकाबले करने में फंस गया तो फिर तो मैंने सिर्फ रुसवाई होना है ना। यानी आई नीड टू गैदर ऑल दोज थिंग्स कि जिसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वी आर नॉट मेंट टू बी ऑर्डिनरी। लेकिन हर शख्स जो है उसको असल में हुस्नो जमाल का वो स्टैंडर्ड नहीं दिया गया दुनिया में कि जो मिसाल के तौर पर मिस वर्ल्ड को या मिस यूनिवर्स को दिया जाता है। नोबडी इज परफेक्ट इन दैट ब्यूटी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सब के अंदर एक लेवल ऑफ एक एबिलिटीज भी हैं, अपनी हम आंखें भी रखते हैं। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हों हमारे अंदर, कुछ हमें हमें अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो। ये सब बांट है खुदा की। जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये कि मैं इस दुनिया में बामकसद हूं, और वो मकसद पूरा करना जो है वही मुझे इंपॉर्टेंट बनाता है। मैं मकसद के साथ इन्वॉल्व हूं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें जब एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हम अगर बंध जाएं खुदा ना खास्ता, तो फिर उसको हमें कंपैशनेटली मामला करना है और उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं करना है। बिकॉज ये इमोशनल डिपेंडेंस तो मेरी डेथ है। मैं एक आदमी अगर मैं समझ गया हूं कि उनकी ये प्रॉब्लम है दूसरे साथी की, तो मैं अपने आप को क्यों उसमें हलकान कर रहा हूं? अब जरूरी है कि एक मैं भी बीमार हो जाऊं उसके नतीजे में? आई हैव टू बी टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि सेपरेट हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि इमोशनली अपने आप को इतना डिपेंडेंट ना होने दें। ठीक है। इसमें ये आपने बात की कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ, तो इसमें कितना जरूरी है कि इंसान अपने ऊपर भी चेक रखे कि कहीं मैं उस जैसा तो नहीं बनता जा रहा। तो सवाल ये है कि क्या नार्सिज्म यानी कि खुदपसंदी का मर्ज कंटेजियस है? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरीली। ये इस तरह नहीं होगा कि मैं उसके साथ इंटरेक्शन में वैसा बन जाऊंगा, वो बनने नहीं देगा। वो बनने ही नहीं देगा। ठीक है जी। एक तो वो इसका चेक तो वो खुद कर लेगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज, अपना सब कुछ खो बैठूं। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं वैसा हो जाऊंगा, प्रॉब्लम असल में ये है कि मैं वो भी नहीं रहूंगा जो मैं हूं। मुझे इसको तो कायम रखना है ना। इफ आई अंडरस्टैंड टू बी रॉन्ग, तो मैंने इस बेसिस पर कि ये तो एक नार्सिसिस्ट है, लेट्स से उसने मुझे को फीडबैक दिया, उसने मुझे ये कहा है कि यार आपसे ये गलती हुई है, और मैंने इस पे गौर किया, मैं उससे कहता हूँ मैं आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। गौर करके पता चला कि हाँ वाकई हुई है। अब जस्ट बिकॉज कि एक नार्सिसिस्ट ने ये गलती पॉइंट आउट की है, मैं नहीं मानता उस पर बुरा असर पड़ेगा। इस चक्कर में कभी ना पड़े। नेवर टेक एनी एक्शन इन लाइफ। जिंदगी में कभी इसलिए एक्शन ना करें कि इससे दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पर असर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने अपने एक्शन को ठीक रखना है, जो आप ठीक समझते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि वो असल में उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो फिर ये याद रखें कि शेम करना उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा, उस पर वो मजीद भड़केगा। ठीक है जी। ये भड़केगा या भड़केगी, मतलब हम इस तरह से बात करें जैसे नार्सिसिस्ट सिर्फ मर्द ही होते हैं। आई थिंक एवरीवन हैज द पोटेंशियल। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको हमने ठीक रखना है कि मैंने उसको शेम नहीं करना, मैंने उसको कंपैरिजन में नहीं डालने पड़ने देना। ठीक है। मैंने उसको एंगेजमेंट देनी है।
When he's talking, I'll try to listen to that person with full attention, with full empathy. ये कम से कम मैं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसके नतीजे में ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये रिलेशनशिप आपका 24 आवर्स का रिलेशनशिप है या कम से कम एक परमानेंट रिलेशनशिप है, तो उसके नतीजे में होगा ये कि दूसरे की तरफ भी दरवाजे खुलने लग पड़ेंगे। ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी हर्ड। ये एस्पेक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिंदगी में। असल में वो भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि अगर डिफेंस मैकेनिज्म है तो वो भी एक दिन में नहीं पैदा हुआ, उसने बहुत टाइम लिया है पैदा होने में। अब वो इस जगह पहुंच गए कि आपके सामने असरात आ रहे हैं। तो मैं इसको समझ के जब ये मामला करूं, अगर करूं, तो फिर ये है जो उसका तरीका है कि मैं कंपैशनेटली उसको समझ के आई विल हेल्प हिम ग्रो विद माय ओन ग्रोथ। मैंने भी ग्रो करना है और उसने भी ग्रो करना है। ये आपने और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। ठीक ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि दो नार्सिसिस्ट तो रह ही नहीं पाएंगे एक रिलेशनशिप में। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कम से कम एक दूसरे के साथ वो नार्सिसिस्ट नहीं होंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। ठीक, इसमें एक और कंसेप्ट जो हम लोगों को किसी हद तक समझ में नहीं आता कि कोई शख्स हमारे साथ अगर बुरा है तो उसके साथ अच्छा बने, बुराई का जवाब भलाई के साथ देना। तो ये कंसेप्ट ऑफ एहसान करना, किसी पर एहसान करना, ये जरा कुछ बताइएगा इस पे। देखिए, हम जिस कल्चर में पले बड़े हैं, उस कल्चर में हमारी जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग हुई है वो है रेसिप्रोसिटी की। ठीक है जी, हम हमारे आइडियल्स ये हैं कि हमें अच्छा इंसान होना चाहिए। हमने कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया कि अच्छा इंसान होता क्या है। मैं अपने एक स्कूल में मैंने जब बात करते हुए कहा कि आप कैसा चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इंसान। मैंने कहा अच्छा इंसान नहीं, आप मुझे वाजे करके बताएं कि अच्छा इंसान क्या होता है। कहते हैं ये सबको पता है, वी डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट इट। हम इसमें भी इतने डिफेंसिव हैं कि हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। देखिए, अच्छा इंसान मिसाल के तौर पर रिस्पेक्टफुल होता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, इससे बात शुरू करते हैं। रिस्पेक्टफुल होने का क्या मतलब है? रिस्पेक्टफुल होने का मतलब अगर तो ये है कि जब तक दूसरा रिस्पेक्टफुल है मैं भी रिस्पेक्टफुल रहूंगा, अगर ये मतलब है, तो फिर तो ये कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। फिर तो असल में प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी का, कि जो दूसरा करेगा मैंने वैसे ही उसके साथ मामला करना है। दूसरा अच्छा है तो मैंने अच्छा होना है, दूसरा बुरा है तो मैंने बुरा होना है। इसका मतलब क्या है? मेरी लगाम दूसरे के हाथ में है। यानी इफ somebody wants me to do bad, all he needs to do is to do bad with me and I will do bad। मैंने रेसिप्रोकेट कर देना है। जिस वक्त मैं कभी प्रिंसिपल सेंटर्ड जिंदगी गुजारने का कहता हूं, तो उससे मुराद असल में ये नहीं है कि आपने रिस्पेक्ट शो करना है टू दोज हु आर रिस्पेक्टफुल। नहीं, आपने रिस्पेक्ट शो करनी है एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेट। ठीक है, ये लोग ये देखें और ये कहें कि ये एक रिस्पेक्टफुल आदमी है। इसके साथ जब लोग ऊंचा भी बोलते हैं तब भी ये रिस्पेक्टफुल ही रहता है। क्योंकि मैंने किसी को एक कॉलेज के साथ काम करते हुए ये बात हो रही थी ना कि हमें इस पे स्लोगन्स ढूंढने हैं। तो मुझे ये स्लोगन कहीं नहीं मिल रहा था जी। रिस्पेक्ट के स्लोगन मुझे इस तरह के मिल रहे थे कि गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। तो ये तो वही रेसिप्रोसिटी है। ठीक है जी, तो मैंने उस पर फिर खुद से वो बनाकर उनको कहा कि मेरा ख्याल में ये है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि दूसरे कौन है, हम दूसरों की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि हम कौन है। यानी मैं अगर किसी के साथ रिस्पेक्टफुल होऊंगा तो इसलिए नहीं होऊंगा कि ये डॉक्टर उमर बैठे हैं या अबू जहल बैठा है। मैं इसलिए रिस्पेक्टफुल होऊंगा क्योंकि मैं कौन हूं। यानी मेरे ऊपर जिस वक्त वो जो वाकया है, जो जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार वाकयात आते हैं उसमें अगर आप कभी गौर करके देखेंगे तो वो क्या वाकयात हैं? वो ये हैं कि मैंने अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहना है, दूसरे जो मर्जी करें। दूसरों का मामला मुझे नहीं डिटर्मिन करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू डिटर्मिन माई एक्शन। बेसिकली जितने भी प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ है उसके बारे में ये समझ लें, इट इज नॉट अ लाइफ ऑफ वीकनेस, इट इज अ लाइफ ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है जी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू हैव दैट स्ट्रेंथ। मैंने अच्छे के साथ अच्छा नहीं, मैंने हर एक के साथ अच्छा होना है। मैंने किसी को अपने से फायदा नहीं उठाने देना। हर एक के साथ अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि मैं लेट ही जाया करूं हर एक के सामने। दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। आई विल नॉट बी हम्बल व्हेन पीपल आर हम्बल, आई विल बी हम्बल बिकॉज आई एम अ हम्बल पर्सन, बिकॉज आई एडमायर यू ह्यूमिलिटी। मुझे ये अच्छी लगती है कि इंसान के अंदर आजिज़ी और तवाज़ो हो, तो फिर मुझे वैसा होना चाहिए। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा कैसे बात कर रहा है? दूसरा एरोगेंट है तो मैं भी एरोगेंट हो गया।
फिर तो कोई मेरा प्रिंसिपल ही नहीं, फिर तो असल में प्रिंसिपल ये है कि दूसरा जो करेगा मैं भी वही करूंगा। तो हमारी क्योंकि कंडीशनिंग ये हुई हुई है कि हमने वो करना है, हमने हमारी अटैचमेंट असल में प्रिंसिपल से नहीं है। हमारी अटैचमेंट बेसिकली जिस चीज से है वो ये है कि आइडियल जिंदगी में दोनों लोग बड़े कंपैशनेट होंगे। नहीं, कंपैशन का टेस्ट तब होगा जिस वक्त एक अनकंपैशनेट आदमी के साथ या बिल्कुल ही अनएम्पैथिक आदमी के साथ आपका मामला पेश आ गया। अब कंपैशन है आपके अंदर। ये जितनी भी आपके प्रिंसिपल्स है ना, ये टेस्ट तब होंगे कि जिस वक्त व्हेन यू आर फेस्ड विद अ सिचुएशन वेयर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस दैट प्रिंसिपल। जितना आसान है, कौन किस आदमी को आपने देखा होगा कि जिसको आप बड़ी मोहब्बत से अस्सलाम वालेकुम के आगे से वो गाली दे दे? ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल लोग कौन होते हैं? लेकिन जिस वक्त वो निकलता है आदमी गुस्से से लाल पीला होके, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको भी जायजा ले पाकिस्तान की सड़कों पे जब इस तरह हो जाता है तो उस वक्त दोनों का टकराव हो रहा होता है, दोनों अपने प्रिंसिपल छोड़ चुके होते हैं। और एक भी अगर उस वक्त अपने प्रिंसिपल्स को इख्तियार करे तो दूसरे को इसका चांस कम हो जाएगा कि वो मजीद फ्लेयर अप हो। होंगे ऐसे भी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि नोबडी इज गोइंग टू बी देयर, लेकिन चांस कम हो जाएगा। आपको एग्रेसिव होने का चांस सिर्फ तब तक मिलता है जब तक कि दूसरे की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही होती है। और अगर काम की बात नहीं है तो आपने रेजिस्ट क्यों करना है? उसको गुस्सा उतार लेने में कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जब उसके लोग लिए ये कहते हैं ना मेरे साथ वो डिसरिस्पेक्ट, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है बात। समथिंग इज अगेंस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की, मैं उसका तमीज से बात करी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपकी ईगो है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि मैंने झूठ बोला है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि मैंने गाली दी है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि मैंने अपना उसूल तोड़ा है। ये बात कि किसी ने मुझे गाली दी है और मुझे बुरा लगा, ये मेरी ईगो उठी है, उसने सर उठाया है। सेल्फ रिस्पेक्ट का इससे क्या ताल्लुक है? ठीक, आपने बड़े अच्छे तरीके से इंसान हमें समझाया। एक और मसला जिस पे मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि ये तो खैर नार्सिसिस्ट का नहीं, हम सबका ही मसला है मुझे लगता है, कि हम लोग रिजेक्शन फेस नहीं करना आती हम। अगर कोई शख्स या किसी जगह से हम रिजेक्ट हो जाएं तो हम तो बस उसको दिल पे ही ले जाते। वी लूज हार्ट। बिल्कुल साहब। मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक है, और उसकी वजह ये है कि वी डोंट लाइक अनसर्टनिटीज जिंदगी में। मैं जिस वक्त जिंदगी का जो पैराडाइम है वो असल में अपने लिए मैंने कुछ खुद से अपनी डेस्टिनीज बनाई हुई हैं और मैं उनको अचीव करना चाहता हूँ। मैं इतने बरसों में मेडिकल का डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद मैं इतने साल में अपना क्लिनिक खोल लूंगा। ये कुछ डेस्टिनीज हैं जो मैंने, कुछ टारगेट्स हैं जो तय किए हुए हैं। इस इन टारगेट्स के अंदर मैं जब नाकाम होता हूं तो बड़ा दिल बर्दाश्ता भी होता हूं, प्रॉब्लम भी होती है, ये सप्ली आ गई है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, वो क्लिनिक नहीं खोल सका, यहाँ पे फैमिली में मसले थे जिसकी वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं कर सका, इस तरह के मसाइल जो होते हैं। जिंदगी असल में डेस्टिनीज के लिए बनी नहीं हुई। ठीक है जी। ये जो दुनिया है ना, असल में डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि आप ये कहें कि मैं इस टाइम पे फसल बोऊंगा, बीज बोऊंगा, इतने अरसे में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर फसल आ जाएगी। और फिर मैं वो फसल बेचूंगा और फिर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ठीक है जी। इसके अंदर देर आर मेनी हिकअप। जिंदगी की जर्नी में असल में देर आर मेनी हिकअप्स। इट इज प्रिडिक्टेबल, ये होता ऐसे ही है, लेकिन मेनी टाइम्स ये नहीं भी होता। ठीक है, और जब नहीं होता तो असल में वी आर बीइंग टेस्टेड। हमें जिंदगी असल में मौके देती है इंप्रूवमेंट के। फेलियर्स कैन बी द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेप्स ऑफ इंप्रूवमेंट अगर हम उससे फायदा उठाना चाहें। मैं क्यों इस जगह पर नाकाम रहा, मुझे क्यों प्रॉब्लम आई? मुझे किसी ने पिछले पिछले दिनों ये पूछा कि मुझे मेरे से मेरी सोशल स्किल्स कम है। मैं जब इंटरव्यूज के लिए जाता हूं तो आई गेट एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाता हूं। तो मैंने कहा इसकी वजह ये कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है उस जॉब को हासिल करना। ठीक है, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि मैं ये करके देखता हूं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं अपनी वल्नरेबिलिटीज को, अपनी अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा होकर ये इंटरव्यू करता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, लेट मी नॉट गेट डिस्टर्ब बिकॉज आई नो वन थिंग फॉर श्योर। मेरे पास तो जो पैराडाइम है वो क्योंकि मजहब का है, तो मुझे एक चीज तो बड़ी क्लियरली पता है कि मुझे जो रिस्क मिलना है वो खुदा ने देना है। वो इस जॉब से देना है या कहीं और से दे देना है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है जी, ऑल आई नो इज दैट आई हैव टू कीप ट्राइंग अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल्स। इसके बाद नतीजा खुदा ने देना है, और कभी अगर नहीं देना तो मेरे भले के लिए नहीं देना।
इस जगह पे खड़ा होकर जब मैं जिंदगी को अप्रोच करता हूं, तो वो जिंदगी असल में एक जर्नी है, ना कि कोई डेस्टिनी। यानी मैं उसको जर्नी के पैराडाइम से अप्रोच करूंगा तो ये मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। फेलियर्स को मैं रिजेक्शन समझता हूं। यानी आप फेलियर का वर्ड ही जो है ना, वो भी असल में एक प्रॉब्लम है। यानी हर हर गिरने को मैं समझता हूं कि ये फेलियर है। ऐसा नहीं है। हमने बचपन में गिर गिर कर चलना सीखा है। आप उसको रोक देते, आप अपने बच्चों को अगर बचा लें कि इन्होंने गिरना कभी नहीं है जिंदगी में, तो फिर चलना भी कभी नहीं है जिंदगी में। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू मस्ट बी रेडी फॉर फेलियर्स, बिकॉज एवरी सक्सेसफुल, यानी यूं समझ लें कि आज दुनिया जो है, मैं अभी कल ही जिक्र कर रहा था एडिसन का। ठीक है, कि एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं इजाद किया था, एडिसन ने एक दुनिया इजाद की थी असल में। दुनिया के दिन और रात बदल दिए उसने। यानी आज जब हम दुनिया को देखते हैं और रात को 3-3 बजे तक लोग जाग रहे होते हैं, इसका सोचा ही नहीं जा सकता था। एडिसन के बल्ब से पहले सोचा ही नहीं जा सकता था। यानी इट वॉज टोटली एन इम्पॉसिबिलिटी। और जब ये हो, हालांकि चिराग तो मौजूद थे, लेकिन वो जिस वक्त उसने कर दिया, तो एक नई दुनिया वो कैसे किया उसने? अगर वो 1000 दफा फेल होने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर वो ये बल्ब नहीं इजाद कर सकता था। इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन लाइफ, ठीक है जी, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स इन लाइफ, तो इसका मतलब है आप कुछ कर भी नहीं रहे। आप चलेंगे निकलेंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे, गलतियां भी होंगी, कहीं पे इग्नोरेंस भी हो जाएगी, कहीं पे नेग्लिजेंस भी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको सिखाएं। अगर सिखा रही हैं, तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। और ये नहीं सिखा रही, तो ठीक है, खुश रहे फिर जिधर हैं, क्योंकि फिर आप इधर तक ही रहेंगे। ठीक है ना जी, बी रेडी फॉर फेलियर्स। इनफैक्ट वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, फेलियर हो जाना और जल्दी हो जाना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। अदरवाइज यू बिकम सो ऑब्सेस्ड विद सक्सेस। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिंदगी में काम के साथ ऑब्सेशन नहीं है, हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स के साथ ऑब्सेशन है। काम के साथ ऑब्सेशन हमेशा जर्नी को एंजॉयबल बनाता है। रिजल्ट्स के साथ ऑब्सेशन मुझे रोज ये देखने में मजबूर कर देता है कि आज क्या हुआ है, मैं किधर पहुंचा हूं। नहीं पहुंच जाऊंगा, एंजॉय करूं जर्नी को, दैट विल बी हेल्पफुल। इस पे वो सर एक बड़ी प्यारी कोट मुझे याद आ गई कि टिल डेथ ऑल फेलियर्स आर साइकोलॉजिकल। राइट, राइट, आई टोटली एग्री विद दैट। ठीक बात है ये। यानी मैं फेलियर बेसिकली एक वाकया है जिसका मैंने एक असर लिया है अपने ज़हन पे। अब असल में फेलियर क्या है? कि मैं इससे गुरेजा हो जाऊं कि मैंने अब कोशिश करनी है, ये मेरे काम बस की बात नहीं है। ये है असल में फेलियर। वाकयात होते रहेंगे। मैं ये फैसला किया मैंने कि मैंने रोड रेज से निकलना है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, 10वें दिन फिर रोड रेज में मुब्तला हो जाता हूं। जिस दिन मैं ये फैसला कर लूंगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, अब है फेलियर। गलतियां होंगी, गलतियों से सीखूंगा। वो क्या वाकया हुआ कि जिसको मैंने इस दफा कंसिडर नहीं किया? इफ आई एम विलिंग टू गो बैक टू द लेबोरेटरी एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन, तो ये फेलियर नहीं है असल में। ये तो मेरे अंदर की जो जर्नी है उसके खिलाफ वाजे करने का अल्लाह ताला का तरीका है। मैं तो चूंकि खुदा को मानता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो हर चीज में वो इन्वॉल्व है ना। यानी आई डोंट से दैट ये नेचर का तरीका है कुछ, बट इफ यू एक आदमी इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ये नेचुरल मेथड है हमारी गलतियां, हमारे वैक्यूम्स को ठीक करने का। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई फेलियर नहीं है जिंदगी में। देन यू आर ओनली मूविंग फॉरवर्ड। ठीक। आपने कुछ देर पहले ही बात की थी कि एक इंडिकेटर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का ये है कि वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकता, वो फीडबैक बिल्कुल भी नहीं उसे बर्दाश्त। तो क्या इसकी एक स्पिरिचुअल कॉस्ट भी नार्सिसिस्ट को पे करनी पड़ती है कि वो हक कबूल करने की राह में उसकी ये खुद पसंदी रुकावट हायल हो जाती है? हो जाती है जी, हो जाती है। लेकिन ये नार्सिसिज्म को खत्म नहीं करना, ये ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट जो है अब वो बाकी जिंदगी के लिए नार्सिसिस्ट ही रहेगा। हमें जो कोशिश करनी है वो उसको इस माइंडसेट से निकालना है। उसको ये बताना है कि तुम असल में यू आर नॉट कंपेरेबल टू एनीबडी एल्स। ठीक है, तुम्हारे एक्शन दूसरों के ऊपर असर डालते हैं।
वो जो असर है वो तुम साथ लेके जाओगे। जो असर पड़ गया ना अपने रिश्तों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने आसपास माहौल के ऊपर जो असर पड़ जाएगा, वी विल नेवर बी एबल टू अनडू दैट। हमेशा के लिए पड़ जाएगा। उस मोमेंट को हम वापस नहीं ला सकेंगे कभी भी। अपनी जिंदगी को अपने से बुलंद होकर गुजारना है, हमें कोई मकसद ढूंढना है, हमें कोई, वी वांट टू फाइंड अ टास्क दैट वी फाइंड मीनिंगफुल। वी कैन फाइंड अ पर्सन जिसकी हेल्प करना हमारे लिए मीनिंगफुल हो जाए। वी कैन फाइंड अ कॉज जिसके लिए, जिस जो हमारा हमसे, अब ये क्या चीजें हैं, हम उसको क्या देना चाह रहे हैं? हम उसको देना ही चाह रहे हैं कि मैं अपने आप से बुलंद होकर सोचूं। जैसे ही मैं इस जगह पे खड़ा होऊंगा, और इसका असर एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए तैयार रहे, इसमें हौसला ना हारे। बिकॉज अगेन वही जो फेलियर वाली बात अभी आपने फरमाई है, अगर हौसला हार गए तो फिर फेलियर है। अगर आपने हमेशा हर सेटबैक के बाद अपनी वापस लैब में आकर ये सोचना है कि अब मैंने क्या करना है, तो ये फिर आप फेल नहीं हो सकते। यू विल सक्सीड इंशाल्लाह, एंड इवन इफ यू डोंट, दिस इज अ जर्नी। ठीक है जी। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ये आप इत्मीनान में आ जाएं। अब उसकी हेल्प करें। वंस ही ओवरकम्स दैट नार्सिसिस्टिक अप्रोच, जब इंसान इसके लिए तैयार हो जाए कि मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं जिंदगी में, मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो वो अपने रब से जुड़ जाएगा। ठीक। इसमें नहीं आपने तैयार होता वो, तो फिर मुश्किल है। ठीक, इसमें आपने, आपकी बातों से ये तासुर मिला है कि सफरिंग को एज ए पॉजिटिव देखना चाहिए और सफरिंग बहुत जरूरी है। इवन नार्सिसिस्ट के लिए भी अपने नार्सिसिज्म से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि वो सफर करे। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसान सफरिंग के बगैर ही जरा दूर अंदेश बने और इन अपनी उस खामियों से बाहर निकले। जैसे वो इस पे एक शेर भी है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो हम क्यों एक हादसे के मुंतजिर रहते हैं, क्यों नहीं दूर अंदेशी से काम लेते? नहीं, हम तो, हमें उसी की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि लाजमन उसी सफरिंग से होगा, लेकिन जिंदगी में वाकयात पेश आएंगे। यानी कभी एक दोस्त की तरफ से कोई बात आ जाएगी, कभी किसी किसी खैरखा की तरफ से कोई बात आ जाएगी, और कभी जिंदगी के वाकयात हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात आ जाएगी। जो जिंदगी के वाकयात हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से बातें हैं ना जो हमारे साथ हो रही हैं। यानी वो खुदा मुझे छोड़ना नहीं चाहता टिल द वेरी एंड। ही डज नॉट वांट मी टू लूज द पाथ ऑफ पैराडाइज। वो ये वाकयात ही पैदा करता रहेगा। सवाल ये है कि मैंने क्या करना है, मैंने खुदा तो नहीं बनना, उन वाकयात का इंतजार नहीं करना। वॉट आई मीन इज दैट आप अपना काम करें। आपने असल में उसको इस जगह से उठाने की कोशिश करनी है कि वो इस, ये जो सेल्फ सेंटर्ड डेवलपमेंटल स्टेज पे खड़ा हो गया, फंस गया है, इससे ऊपर उठे, और उसके लिए एम्पथी इंपॉर्टेंट हो जाए, उसके लिए दूसरों के साथ कंपैशन इंपॉर्टेंट हो जाए। वरना वो एक सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी गुजार देगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर द ओनली चांस ऑफ हिज यू नो सैल्वेशन दिस, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है कि आपने अपना रोल प्ले करना है, वो करें, उसको समझाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखें कि हो सकता है आज नहीं तो कल आपकी बात उनके दिल में उतर जाए। ठीक। दैट इज व्हाट वी नीड टू स्ट्राइव फॉर। ये ठीक, ये बातें जो होगी कि नार्सिसिज्म को दूसरे लोगों से क्या हेल्प मिल सकती है। एक नार्सिसिस्ट इंसान को अगर उसे ये पता लग जाए, मालूम हो जाए कि वो नार्सिसिस्ट है, तो उससे ऐसे क्या काम करना चाहिए कि वो इस मर्ज से बाहर निकल सके? यानी कि नार्सिसिज्म का क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है? अपने से ऊपर बुलंद होकर सोचना जी, जिंदगी को बामकसद गुजारना, यानी मेक लाइफ मीनिंगफुल अपने अपने पर्सपेक्टिव के अंदर। देखिए, ये जो स्टेज 2 है ना, इसकी एक क्वालिटी ये कि इंसान सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देख सकता है। इसके बाद स्टेज 3 जो कि 15-16 साल में शुरू हो जाती है, वो ये है कि मैं और आप दोनों के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ सकते हैं। हम ये दोनों पर्सपेक्टिव बैक वक्त अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है। हम अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कर सकते हैं। ये सब कुछ हो कर सकते हैं हम। लेकिन एक आदमी जिस वक्त ये कह रहा है कि नहीं, मैंने तो अपने पर्सपेक्टिव से ही सोचना है, तो फिर व्हाट वी कैन डू इज रेज दोज क्वेश्चंस उसके सामने। वो मोहब्बत के साथ, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप में, विदाउट शेमिंग द अदर पर्सन, अंडरस्टैंडिंग हिम, ये सब चीजें रखते हुए हम वो क्वेश्चंस रेज करें जो उसके लिए ग्रोथ का बायस बन सकें। ठीक। इसमें बहुत से लोग थेरेपी भी यूज करते हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। देखिए, इसमें एक मसला मैं, इसमें आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि आपको लगता है कि आजकल के साइकोथेरेपिस्ट इसमें उस पेशेंट की फीलिंग्स को वैलिडेट कर देते हैं, यानी कि वो क्योर करने के बजाय मजीद उसको पाइल अप करते हैं उस नार्सिज्म को।
तो क्या इसका ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा है? नहीं देखिए, वो तो उसकी स्ट्रैटेजी होगी ना। यानी आई एम श्योर दैट इफ द अदर पर्सन दे, एक तो उससे थेरेपिस्ट से ही पूछा जाएगा कि वो क्या वाकई ये समझता है। कई दफा वैलिडेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो जिस जगह पे वो आज खड़ा है, वैलिडेशन ऐसा नहीं होती कि मैं ये कह रहा हूं कि आपका पर्सपेक्टिव ठीक है। वैलिडेशन, इमोशनल वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरफ से आप सोच रहे हैं उसके नतीजे में ये फीलिंग पैदा होनी ही चाहिए। अब सवाल मुझे जो पैदा करने हैं वो आपकी उस सोच के बारे में करने हैं। यानी आई वुड लाइक यू टू हैव अनदर पर्सपेक्टिव। जो मौजूद पर्सपेक्टिव है उसका तो लाजमी नतीजा है कि वो फीलिंग वही बनेगी जो बनेगी, जो बनी है। यानी आई विल फील बैड बिकॉज somebody डिड नॉट रिप्लाई टू माई ग्रीटिंग। तो मैं उस जब ये व्हेन आई फील बैड अबाउट इट, तो अब सवाल ये पैदा हो गया कि मैंने क्यों, क्या मीनिंग दी है मैंने उसे। मैंने उसको मीनिंग ये दी है कि वो रूड हो रहा था। नहीं, मैं अगर उसको ये मीनिंग दे दूं कि मे बी एक दूसरे आदमी का पर्सपेक्टिव अगर मैं ये शेयर करूं कि शायद उसने सुना ना हो, मे बी ही वॉज टू प्री ऑक्यूपाइड विद हिज थॉट्स। ऐसा हुआ है कभी जिंदगी में आपके साथ कि यू वर टू प्री ऑक्यूपाइड विद योर थॉट्स और आपने होने वाले वाकये पे तवज्जो ना दी हो? मेरे साथ ये कई दफा हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है मैं उसने सुना। अब ये जो इसके लिए खुला होना है इंसान का, ये उसकी फीलिंग को चेंज करेगा। अगर वाकई थोड़ी देर के लिए मान लें कि एक आदमी को आपने सलाम किया और आपकी राय यह है कि उसने आपको इग्नोर किया है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर इस सिचुएशन में आपको बुरा फील ही होना चाहिए ना। आपको तो खुशी तो नहीं होगी। यानी असल में बात क्या हुई है, somebody has ignored you for for no reason, for no reason that you made him do it। आपने कुछ बुरा नहीं किया था लेकिन उसने आपको इग्नोर किया, तो इस पर आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर अपने मेंटल, अपनी आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी और इस एक्सपेक्टेशन के टूटने पर आपको अफसोस होना चाहिए। ये है वैलिडेशन। ठीक है जी। ये तो वैलिडेशन हर एक को मिलनी चाहिए कि जो कुछ तुम जिस तरह से देख रहे हो उसमें तो ये बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आओ मिलके सोचते हैं कि क्या कोई और तरीका भी है सोचने का। इज इट पॉसिबिलिटी कि कोई और भी तरीका हो? तो इसलिए देखिए, ये जितने भी तरीके हैं ना इसके बारे में समझने, ये अल्टीमेटली दे विल डिपेंड ऑन, चाहे वो थेरेपी है चाहे वो कुछ और तरीका है, दोस्तों के साथ बैठ के ग्रुप एक्सचेंजेस हैं, उसमें ये जरूरी है कि एक आदमी खुद ये महसूस करता है कि मैंने अपने आप को करेक्ट करना है। इसमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि ये अपने आप को ये समझे कि मैं नार्सिसिस्ट हूं, लेकिन वो ये समझ ले दैट लैक एम्पथी। वो ये समझ ले कि मैं जिंदगी में हर वक्त डिपेंडेंट होता हूं एडमरेशन का। अगर वो ये सब उसके पार्ट्स में आए, डोंट गो फॉर द मेन टर्म ऑफ नार्सिसिज्म। यानी एक आदमी के माथे पर वो लिख दें आपकी ये नार्सिसिस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो कभी नहीं समझेगा। ठीक है जी। मैं अगर नार्सिसिस्ट हूं भी तब भी नहीं समझूंगा, लेकिन मैं ये समझ लूंगा कि यार देर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई बिकम लेस कंपैशनेट, देर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई बिकम लेस एम्पैथिक, देर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई फील बैड बिकॉज आई एम नॉट बीइंग एडमायर्ड। मुझे जब मेरी लोग तारीफ नहीं कर रही होते, दूसरों की तरफ तारीफ जा रही होती है, तो मुझे थोड़ी सी जेलसी फील होती है। ये तो मैं समझ सकता हूं ना। इसको समझ के इसको ठीक करने की तरफ जब वो आएगा तो नार्सिसिज्म भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यानी किसी एक पार्ट से शुरू कर ले। कोई एक वजह जो जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ सेंटर्डनेस पैदा हो जाती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस, ग्रैंडियोसिटी पैदा हो जाती है। मैं अपने आप को ग्रैंड समझने लग पड़ा हूं। इस पर मेरे ज़हन में सवालात पैदा हो जाए। नंबर दो, मैंने अपनी सेल्फ एडमरेशन जो है, मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। और नंबर तीन, कि मैं एम्पैथी एम्पैथी लूज कर रहा होता हूँ, या एम्पैथी मेरे अंदर होती नहीं है। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ को मैंने समझ लिया है कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक करने की तरफ आऊंगा, तो नार्सिसिज्म पीछे जानी शुरू हो जाएगी ओवरऑल। बट डोंट, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं, ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, हमें इनमें नहीं जाना चाहिए। कभी किसी से ये ना कहें कि तुम नार्सिसिस्ट हो, ये ना कहें कि तुम्हें डिप्रेशन है, ये ना कहें कि तुम्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। उसको ये बताएं कि मेरा ख्याल है यार आप सोचते बहुत हैं, आप फ्यूचर, ब्लीक फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसकी क्या वजह है? वी लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट अ बेटर फ्यूचर। हम कर सकते हैं ना।
तो ये जो एस्पेक्ट है, बजाय उस टर्मिनोलॉजी में जाके उस टर्मिनोलॉजी के शील्ड में बैठ के तो मैं अब पावरलेस फील करूं, लेट मी एम्पावर माई सेल्फ। और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ जो मेरे अंदर गलत है। ठीक। इसमें नार्सिसिस्ट को हील किस लेवल पे करना चाहिए? इमोशनल लेवल पे, सेरिब्रल लेवल पे, या स्पिरिचुअल लेवल पे, या तीनों पर बैक वक्त काम करना चाहिए उसे? मेरा ख्याल है मिलके, देखिए, ये बात कि वो उसके अंदर कोई अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई सेरेब्रल प्रॉब्लम है, तो उसको भी हैंडल करना चाहिए, बट दैट शुड, आई वुड कंसिडर दैट टू बी अ रिजल्ट ऑफ ऑल द रेस्ट। जो ये आपने फरमाया कि स्पिरिचुअल लेवल पे या साइकोलॉजिकल या मेंटल लेवल पे, आई वुड ऑब्वियसली, एक तो मेरी फील्ड है वो, आप आपकी फील्ड पहली वाली होगी, तो इसलिए वो मे बी यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। बट आई ऑलवेज फील कि अक्सर चीजें जो इस नौयत की होती हैं वो साइकोजेनिक ही होती हैं। साइकोजेनिक मीन्स कि ये अपनी सोच से शुरू होती हैं और उसके बाद फिजिकल इम्पैक्ट में आती हैं। आप जब वो आ गई तो फिर उसके लिए दवा भी करनी पड़ेगी, उसके लिए दवा दारू भी करेंगे, वो गलत नहीं मैं कह रहा उसको, बट अल्टीमेटली कॉज असल में है सोच ही। उस सोच को ठीक करना है इंशाल्लाह। इसमें सर फॉस्टर वेलेस एक कंसेप्ट देते हैं कि हम लोग जवानी में जिस सेटिंग पर चल रहे होते हैं, पूरी जिंदगी उसी डिफॉल्ट सेटिंग पर ही चलते रहते हैं। तो कितना अहम है कि इंसान जब कुछ शऊरी एज में आ जाता है तो उसको चाहिए कि अपनी शख्सियत का जायजा ले, और उसमें देखे कि कौन सी खामियां उसके अंदर पेवस्त हो चुकी हैं, और फिर उनको अनलर्न करने की कोशिश करे। यानी कि हम जितनी अहमियत लर्न करने को देते हैं, उतनी अहमियत अनलर्न करने को क्यों नहीं देते? राइट, राइट। यानी अपनी सारी जिंदगी के बारे में हर लम्हा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। यानी अगर आप, हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अगर उसमें रह गए, तो फिर तो हम बहुत सारी ज़िंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ हैं उनको मिस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ से फ़ायदा मैंने ही उठाना है, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऑटोमेटिकली फ़ायदा नहीं देंगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं इससे इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ दैट दिस हैज़ टू बी द आइडियल ऑफ योर लाइफ, कि मैंने जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना है। इसमें आखिरी एक दो सवाल सर, कि ओल्ड एज में जो लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि उनके 50-60 साल की पोस्ट रिटायरमेंट एज अगर हम कह लें, तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि यार अब नहीं हमसे बदला जाता, अब जो बस हमने सीख लिया वही सब कुछ है, उसी पर हम अब हम्म। बाकी की जिंदगी भी बिताएंगे। तो क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है लर्निंग का, कि नहीं बस एक लिमिट आ जाती है कि बुढ़ापे में इंसान चीजें नहीं सीख सकता? नहीं। मेरा ख्याल है ये तो हमारे लिए, ये जो लोग 60 साल की उम्र में आके कह रहे होते हैं ना कि अब मैं नहीं सीख सकता, वो 40 साल की उम्र में भी यही कह रहे होते हैं। आपने असल में उनसे वाकफियत आपकी 60 साल में हुई है, वरना वो 40 और 30 में भी यही कह रहे थे। ठीक है जी, मैंने तो, ये मेरी आदत है बचपन की, मैं ये नहीं बदल सकती, ऐसा तो मैं, आई एम जस्ट लाइक दैट, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये असल में इंसान की जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी बाहर डालना है, अपनी एज पे डालना है, अपनी सोसाइटी पे डालना है, ये आसानी पैदा कर देती है उसके लिए। आई बिकम अ लिटिल लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट्स इन मी। आई थिंक वी नीड टू कवर दैट। हमें आखिरी दम तक जो जिंदगी, जो सांस मिली हुई है, वो असल में इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। वरना यहाँ पे ऑक्सीजन खाने की जरूरत या ऑक्सीजन पीने के लिए हमें नहीं बिठाया गया कि हम यहाँ पे सांस ले ले के बस ऑक्सीजन का को कंज्यूम करें। उसका एक मकसद है, मेरे लिए भी एक पर्सनल लेवल पे भी उसका मकसद होना चाहिए। इफ आई डोंट वांट टू फाइंड मीनिंग, मैं आई कांट गिव एनीबडी मीनिंग। लेकिन ये बात कि मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, 60 साल के आदमी को ये कहें कि मैं आपको नया iPhone 16 लेके देता हूँ, उसकी सारी चीज़ें, फिर आप एक नए फ़ोन पे शिफ्ट होने को तैयार हैं? बदलेगा कि नहीं बदलेगा अपनी आदतें? if he is using a new remote control, if he is using a new phone, if he is using a new anything in घर का नलका ही बदल जाता है, तो वो पुराने नलके के तौर पे खोलने की कोशिश करता रहेगा। हम सब बदलते हैं, हमारी जिंदगियों में डेवलपमेंट्स होती हैं, हम चीज़ों के ऊपर गौर कर सकते हैं, लेकिन उन पे करते हैं जिनको इंपॉर्टेंट समझते हैं। जिस आदमी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इस पर गौर नहीं करना चाहेगा। उसकी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि वो उसके लिए उसको इम्पोर्टेंट बना दें,
उसके खुद ही नताइज निकल आएंगे। ठीक है सर, हमारा लास्ट सेगमेंट जिसमें हम एक कोटेशन आपके सामने रखते हैं जिस पर आप तबसरा फरमा दें। ये जरा नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का एंड रिजल्ट क्या निकलता है, यानी कि वो तनहा रह जाता है। इस पे कोट है कि नार्सिसिस्ट बिल्ड मिरर्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस एंड वंडर्स व्हाई नो वन स्टेज। वेरी सैड एक्चुअली। यानी अगर मैं इसको एक वाक्य के तौर पर समझ लूं तो कितने अफसोस की बात होगी ये, ऐसा ऐसी कोई जिंदगी गुजर जाए, क्योंकि जो गुजर रहा है टाइम वो वापस नहीं आएगा। ये है जो बड़ी मेजर, हर जिंदगी का जो टाइम गुजर गया है अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न। सो मेक अ कंट्रीब्यूशन इन समबडीज लाइफ, अगर किसी को ऐसा देख रहे हैं तो हेल्प हिम गेट ओवर इट। दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जिंदगी बदल गई तो पता नहीं कितनी और जिंदगियां बदल जाएं। ठीक, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच जी।